नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम आरोहण क्लासेस में आज भाषा विज्ञान का चैप्टर लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में भाषा विज्ञान से संबंधित भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियां और देवनागरी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा प्रकरण समाप्त कर दिया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं भाषा विज्ञान से। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, कहाँ से कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे उसकी विकास यात्रा रही, इसके लिए हम थोड़ा सा पहले समझेंगे कि हिंदी की जो यात्रा है उसको थोड़ा सा समझते चलते हैं। हिंदी भाषा की यात्रा, सबसे पहले हमें पता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत हिंदी की मां मानी जाती है। संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ, लेकिन संस्कृत से सीधे हिंदी नहीं आई है। संस्कृत से पहले ये जो पाली, संस्कृत परिवर्तित होकर के पाली, इसीलिए पाली भाषा में संस्कृत के शब्द मौजूद हैं। पाली के बाद फिर वो प्राकृत के रूप में हमारे देश में प्रचलित हुई, हमारी भाषा प्राकृत बनी। और उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश हिंदी के प्रारंभिक जो साहित्य है, रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, वो हमें अपभ्रंश में ही प्राप्त होता है। और अपभ्रंश के बाद फिर आई हिंदी, पहले पुरानी हिंदी और फिर नई हिंदी। तो देखिए, हम ऐसे यहाँ से हम सीधे से हिसाब लगा सकते हैं कि जो जन्म हुआ, हिंदी का उद्भव हुआ, वो संस्कृत से हुआ, ठीक है। और विकास, अब यहाँ से हिंदी विकसित होकर के हिंदी में परिवर्तित हुई, तो विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। तो यहाँ पर हमें मेन बात जाननी है कि ये जो इसकी भाषा यात्रा है वो संस्कृत से पाली होती हुई, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश होती हुई हिंदी में आई। तो सीधे से प्रश्न आता है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? हिंदी का जन्म संस्कृत से, संस्कृत भाषा से हुआ। और इधर एक दूसरा प्रश्न आता है कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अब हमें यहाँ पर दो चीजें पढ़नी है। एक तो इसका उद्भव पढ़ना है और दूसरा इसका विकास। लेकिन चूंकि उद्भव के बाद ये चीजें हमें पढ़नी नहीं है, संस्कृत प्राकृत पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपभ्रंश से जानना है कि किस अपभ्रंश से हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो हमें सीधे उद्भव और विकास की जो यात्रा है वो कैसी रही है, हिंदी के जन्म से लेकर के और उसकी आज जो विकसित रूप में हमारे सामने हिंदी भाषा है, उसकी क्या परेशानियां रही हैं, कैसी यात्रा रही है, क्या उसने परेशानियां उठाई हैं, क्या उसे सहयोग मिले हैं, क्या उसमें परिवर्तन हुए हैं, किन किन विद्वानों ने इसमें सहयोग प्रदान किया है, क्या उपलब्धियां रही हैं, ये सारी चीजें हम एक साथ एक ही प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा हमें समझने की यहाँ जरूरत नहीं है। हम आदिकाल पर, तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो हिंदी के शब्द संस्कृत में तो नहीं मिलते थे, क्योंकि संस्कृत की आप किताब उठाएंगे तो संस्कृत में शुद्ध संस्कृत के ही शब्द हैं। लेकिन पाली में, जब संस्कृत से पाली आई, हमारे देश की भाषा बनी। जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय पाली थी। गौतम बुद्ध के जितना भी साहित्य है वो पाली भाषा में है। तो पाली में हिंदी के शब्द मौजूद थे। उसके बाद प्राकृत में हिंदी के अधिकांशतः शब्द थे।
फिर अपभ्रंश में तो हिंदी के शब्द थे ही, हम पढ़ते ही हैं। राष्ट्र साहित्य, जैन साहित्य हमने उठा के देखा, उसमें हिंदी के शब्द हैं और अपभ्रंश भाषा के भी शब्द हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों भाषाओं में कुछ ना कुछ रूप में हिंदी के शब्द थे, लेकिन वो इतने अधिक नहीं थे कि वहां से इसकी विकास की यात्रा को मान लिया जाए या वहां से इसका उद्भव माना जाए, वहां से इसका जो है जन्म माना जाए। तो इसकी जो विकास की यात्रा है वो कब मिली, कब समय कब शुरू हुई, जबकि क्या कहते हैं, हमारा हिंदी साहित्य प्राप्त होने लगा। और आदिकालीन साहित्य जो प्राप्त हुआ वो 1050, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1050 से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य वो जो इतिहास है वो साहित्य के आधार पर उसका विभाजन हुआ है 4 कालों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और भाषा यात्रा जो है, यहाँ भाषा के आधार पर इसका विभाजन हो रहा है कि किस समय में भाषा हमारी कितनी विकसित हो गई थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या उसने उपलब्धियां ली, कौन कौन से साहित्य की रचनाएं हुई। यहाँ भी साहित्य की वही रचनाएं आएंगी, लेकिन हम उसे यहाँ पर भाषा की दृष्टि से उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए लगभग जब 1050, तो फिर हमारा लगभग 1000 से ही हिंदी भाषा यात्रा, हिंदी भाषा की विकास यात्रा मानी जाती है, हिंदी की विकास यात्रा मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले संभव नहीं हुई। और इसको 3 भागों में विभाजित किया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्योंकि साहित्य की दृष्टि से 4 प्रकार का साहित्य उपलब्ध हुआ, इसलिए 4 भागों में, और भाषा की दृष्टि से 3 प्रकार के परिवर्तन ही भाषा में दिखाई दिए, इसलिए 3 भागों में बांटा। समय काल वही है 1050 से, या हम 1000 से लगभग मान सकते हैं पहली शताब्दी से, तो 1000 की शताब्दी जो है वहां से मान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आदिकाल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 3 भागों में इसे विभाजित किया। 1000 से 1500 तक, 10 से 500 से 1350 तक आदिकाल है, 1350 से 1700 तक भक्तिकाल है। तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल है, जो साहित्य के आधार पर विभाजित है, उसका आधा भक्तिकाल हमारे इस आदिकाल में आ जाएगा और आधा मध्यकाल में आएगा। और ऐसे ही रीतिकाल, आधा रीतिकाल, लगभग पूरा रीतिकाल और आधा भक्तिकाल मध्यकाल में आएगा, और उसके बाद फिर आधुनिक काल। तो जो मध्यकाल भाषा की यात्रा का मध्यकाल है, उसमें रीतिकाल तो पूरा है ही है 1350 के बाद से, और ये 1700 तक, यानी कि 100-150 वर्ष का जो भक्तिकाल है वो आपका उसमें आ जाएगा। आधुनिक काल में तो देखिए इस काल में हिंदी पर अपभ्रंश का पूरा प्रभाव था। क्यों प्रभाव था? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अंत में हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। अपभ्रंश से जो हिंदी आई है, पहले इसको पुरानी हिंदी कहते हैं और फिर इसको नई हिंदी का नाम दिया गया। तो पुरानी हिंदी जो कि अपभ्रंश कालीन है, नई हिंदी, उसके बाद भक्ति काल में जो हिंदी आई वो नई हिंदी आई, और आधुनिक काल में जो हिंदी आई वो पूर्ण प्रतिष्ठित रूप से खड़ी बोली आई, जो हमारे देश की मानक भाषा मानी जाती है। आज समस्त राजकाज उसी में संपन्न होता है। तो देखिए अपभ्रंश का प्रभाव था, क्योंकि जिसके पहले जो भी युग आता है और उसके पहले जो युग जाता है उसका प्रभाव उस पर बना रहता है, ये बिल्कुल निश्चित है। जैसे कि क्षेत्र डिवाइड होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जहां शुरू होता है, और जो बॉर्डर के स्टेट होते हैं, बॉर्डर के जो जिले होते हैं या शहर होते हैं, उन पर दोनों भाषाओं का प्रभाव होता है। जैसे भरतपुर देख लें हम, अलवर देख लें हम, धौलपुर देख लें, यहाँ पर ब्रज भाषा का और राजस्थानी भाषा का दोनों का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वहां से उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा का क्षेत्र है और इधर से राजस्थान की जो है अलवर की मेवाती भाषा का जो है वो क्षेत्र है।
तो दोनों का प्रभाव मिलता है, तो जो बीच का स्थान होता है वहां दोनों प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, तो निश्चित है कि हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव रहेगा। जैसे पाली पर संस्कृत का प्रभाव है, लगभग 70% संस्कृत है। प्राकृतिक पर 70% जो है पाली है, और अपभ्रंश पर 70% प्राकृत है, और हिंदी पर 70% अपभ्रंश का प्रभाव है। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जो जहां से आगे बढ़ा है उसका प्रभाव उस पर रहेगा, वो बच नहीं सकता। उस समय परिस्थितियां क्या थी? देश में मुस्लिम आंदोलन के कारण हिंदी में मुस्लिम आंदोलन हो रहे थे। मुस्लिम हमारे देश पर आक्रमण किए हुए थे, पूर्ण मुगल काल था उस समय। तो हमारे देश में अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्दों का भी प्रवेश हो चुका था। दूसरी ओर देश में इस्लाम धर्म से लड़ने के लिए, मुस्लिम साम्राज्यों से लड़ने के लिए पूरे देश में चारों तरफ भक्ति आंदोलन छिड़ा हुआ था। कवि रचनाएं कर रहे थे, और दक्षिण के जो आचार्य थे वो आंदोलन में लगे हुए थे, भक्ति का प्रचार कर रहे थे। इस तरह से हमारे देश में चारों तरफ इस तरह से प्रचार होने के कारण, भक्ति का प्रभाव होने के कारण वापस तत्सम शब्दों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। क्योंकि तत्सम शब्द कब से छूटे थे? तत्सम शब्द संस्कृत के थे, फिर पाली में आए, परिवर्तित हुए, तद्भव हो गए, प्राकृत में और तद्भव हो गए, अपभ्रंश में आकर के और बिगड़ गया रूप। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप, शब्दों का रूप बिगड़ गया। लेकिन वापस भक्ति इसमें, जब यहाँ पर, चूंकि ये 1500 से है और यहाँ पर लगभग 1350 से भक्ति काल शुरू हो जाता है, तो यहाँ से इसमें परिवर्तन शुरू हो गए थे। आदिकाल की विशेषताएं समाप्त हो रही थी और भक्ति काल प्रारंभ हो रहा था। भक्ति काल का भी समय इसमें जुड़ा हुआ है 150 वर्ष का। तो आंदोलन होने के कारण तत्सम शब्दों की संख्या हिंदी में वापस बढ़ने लगी थी, और अनावश्यक जो अपभ्रंश शब्द थे उनका लोप हो रहा था। अपभ्रंश शब्द कम प्रयोग में हो रहे थे और तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा हो रहा था, क्योंकि भक्ति संबंधी रचनाएं ज्यादातर शुद्ध रूप में ही, भाषा के शुद्ध रूप में, ब्रज और अवधि के शुद्ध रूप में हो रही थी, तो वहां तत्सम शब्दों का आगमन ज्यादा हो रहा था। इस तरह से देखें, ए और औ की संयुक्त ध्वनि का विकास हो गया था। इसके पहले हम अपभ्रंश का साहित्य पढ़ते हैं, तो अपभ्रंश में आप देखिए जो बनी थी अ ई और आ उ, जो हमने बताया था, आ ई से ए बना और आ उ से ओ बना, ठीक है। लेकिन जब आप रासो साहित्य देखें और जैन साहित्य देखें, वहां आई और औ इस रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आते आते मध्य का भक्ति काल, यहाँ पर आते आते ये आई और औ के रूप में विकसित हो गए थे। ये और तो हो ही गए थे, इनके दीर्घ रूप भी विकसित हो चुके थे भक्ति काल तक, यानी कि 1500 तक आते आते। क्योंकि ये केवल 1000 की बात नहीं है, 1000 से लेकर के और 1100-1200 तक मान सकते हैं कि ये इसी रूप में प्रयुक्त हो रहे थे। लेकिन उसके बाद इनके ये रूप आ गए, न और ढा, जो कि विक्षिप्त ध्वनियां हैं, सॉरी उच्छिप्त ध्वनियां हैं। ये उच्छिप्त ध्वनियां हिंदी में प्रवेश कर चुकी थी और इनका प्रयोग हम बराबर कर रहे थे। ये सॉरी, ये वाली भाषा के क्षेत्र में डिंगल पिंगल, रासो काव्य डिंगल पिंगल में लिखा गया है। डिंगल पिंगल का प्रयोग हो रहा था। अमीर खुसरो की पहली और मुकरियों में खड़ी बोली के दर्शन हुए थे, यानी खड़ी बोली का सबसे प्रारंभ, खड़ी बोली का प्रारंभ अमीर खुसरो के साहित्य से मिल गया था। यानी उनकी पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। यानी सबसे पहले साहित्य में खड़ी बोली का प्रवेश अमीर खुसरो के साहित्य से माना जाता है। तो भाषा के क्षेत्र में सबसे बड़ी भाषा डिंगल पिंगल और विद्यापति की रचना मैथिली भाषा में हो रही थी। तो यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा कबीर का भी शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सूर और तुलसी का पीक टाइम नहीं है, ये कबीर और जैसी का टाइम इसमें जुड़ा हुआ है, और सदीप कड़ी भाषा का प्रयोग हो रहा था। कबीर आदि जैसे संत कवियों के साहित्य में सदीप कड़ी भाषा थी, क्योंकि
ये भक्ति काल का आधा हिस्सा है, तो आधे में आपको कबीर या ज्यादा से ज्यादा जायसे ही मिलेंगे, इनकी रचनाएं ही मिलेंगी। और उसके बाद में जो मध्य काल है भाषा यात्रा का, उसमें आपका भक्ति काल का जो आधा, जो पीक टाइम है भक्ति काल का, पूर्ण चरमोत्कर्ष वाला काल है, जहां सर्वाधिक भक्ति संबंधी रचनाएं हुई हैं, सूर, तुलसी, मीरा आदि जिन रचनाएं हुई हैं उन सब की, और दक्षिण के भी कुछ कवि शामिल हैं उसमें, वो सब मिला करके वो आपको मध्यकाल में प्राप्त होगा। और रीतिकाल का भी सारा उसी में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कुल मिला के इसकी व्यवस्थाएं, इसकी जो विशेषताएं देखनी है, ऐ और औ का संयुक्त ध्वनियां विकसित हो चुकी थी, ड ढ की ध्वनियों का हिंदी में प्रवेश हो चुका था, भाषा के क्षेत्र में डिंगल, पिंगल और मैथिली भाषा का अधिक प्रयोग हो रहा था, संत आदि कवियों की सदुक्कड़ी भाषा थी। तो यहाँ पर भाषा हम देखें तो भाषा के क्षेत्र में डिंगल, पिंगल, मैथिली और सदुक्कड़ी, क्योंकि जायसी का भी यहाँ नहीं आ पाया है, अवधी भाषा आपकी मध्यकाल में ही जाएगी। इतनी 3-4 भाषाओं का इसमें साहित्य में दिखाई देती हैं। तो भाषा की दृष्टि से ये युग विकास की ओर था, निरंतर भाषा विकास की ओर जा रही थी। नई नई भाषाएं, यानी अपभ्रंश के स्थान पर, अपभ्रंश का साहित्य तो था ही इस युग के प्रारंभिक समय में, यानी कि हम 1300 से पहले या 1200 तक देख सकते हैं। जैन साहित्य, रासो साहित्य में हमें अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। फिर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य और कबीर साहित्य में हमें सदुक्कड़ी भाषा का, या जिसको कहते हैं दूसरी एक और भाषा का नाम हम यहाँ ले सकते हैं, सांध्य भाषा का, सांध्य भाषा के दर्शन भी यहाँ हमें होते हैं साहित्य में। और मुख्य रूप से जो विद्यापति की मैथिली एक नई भाषा का प्रवेश साहित्य में देखने को मिलता है। देशज भाषा, देशी भाषा में इन्होंने रचनाएं की अपनी, क्योंकि ये मैथिल कोकिल थे, ये बिहार के थे, भोज बिहारी भाषा की एक बोली है मैथिली, जिसमें इन्होंने अपनी रचनाएं की थी। दक्षिण में ख्वाजा बंदा नवाज, दक्षिण की तरफ एक बहुत बड़े कवि हुए शाह मीरा जी और ख्वाजा बंदा नवाज, जिनके साहित्य में दक्षिणी हिंदी, यानी एक हिंदी का एक रूप होता है दक्षिणी हिंदी, महाराष्ट्र की तरफ, वो भी हिंदी का ही एक रूप होता है, हिंदी का थोड़ा सा रूप वहां देखने को मिलता है, शुद्ध तो नहीं मिलता है, लेकिन उसको हम दक्षिणी हिंदी का नाम देते हैं। तो इस तरह से इस युग के जो प्रमुख कवि वो ठहरते हैं, वो विद्यापति, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, अमीर खुसरो, जितने भी कबीर, बंदा नवाज, शाहजी मीरा, ये सारे जो हैं उस समय के कवि हैं, जिन्होंने, इसमें जैन साहित्य का भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये सारे कवि इस युग के भाषा के कवि माने जाते हैं, यानी भाषा की दृष्टि से इस युग के प्रमुख कवि माने गए। इसके बाद दूसरा युग आया मध्यकाल, जो 1500 से 1800 तक। अब हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो इसमें कम से कम 150 वर्ष का भक्ति काल है, ठीक है, और 1700 से 1900 है ना, तो 100 वर्ष का लगभग, या 150 वर्ष मान सकते हैं, क्योंकि 1850 से माना जाता है हमारा, 150 वर्ष का इसमें रीतिकाल भी शामिल हो जाएगा साहित्य वाला। और ये है चूंकि भाषा की दृष्टि से, तो भाषा की दृष्टि से 3 ही काल हमारे माने जाते हैं, पर हम यहाँ साहित्य के कालों का विभाजन आपको इसलिए बता रहे हैं कि विशेषताएं समझने के लिए अगर आप उन कालों को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये काल हिंदी अपभ्रंश से पूरी तरह मुक्त होकर बिल्कुल हो चुका था, क्योंकि भक्ति काल में आते आते कबीर, तुलसी, सूरदास की रचनाओं तक आते आते बिल्कुल अपभ्रंश था ही नहीं, हिंदी अपने शुद्ध रूप में आ चुकी थी। यानी कि मुख्य रूप से साहित्य की 2 बोलियां, हिंदी की 2 प्रमुख बोलियां अवधी और ब्रज पूर्ण रूप से भाषा बन चुकी थी, क्योंकि अवधी भाषा और हालांकि ये भाषा नहीं है, बोली है, उपबोली है हिंदी भाषा की, लेकिन यहाँ ये इतना साहित्य में लिखा गया कि ये भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई, ब्रज भाषा और अवधी भाषा के नाम से जानी जाने लगी। 2 बोलियां प्रमुख हो गई और इन 2 बोलियों में सर्वाधिक साहित्य प्राप्त होता है, सर्वाधिक साहित्य उपलब्ध हुआ।
तो देखिए अपभ्रंश बिल्कुल नहीं था। भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। चारों ओर जितना भक्ति आंदोलन चरमोत्कर्ष पर, उतनी ही हमारी भाषा की, हमारे साहित्य की जो भाषा है वो शुद्ध रूप में परिवर्तित हो रही थी पूर्ण रूप से। क्योंकि धर्म की प्रधानता होने के कारण ब्रज और अवधि दोनों भक्ति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी थी और पूर्ण भाषा के रूप में विकसित होकर साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। दक्षिणी उर्दू, मैथिली, डिंगल भी साहित्य लगातार लिखा जा रहा था, क्योंकि विद्यापति ने केवल विद्यापति आदिकाल, भक्ति काल दोनों के संधि कवि माने जाते हैं। उनका आधा साहित्य भक्ति काल में लिखा गया। तो इस तरह से दक्षिणी हिंदी में, उर्दू भाषा में, मैथिली में और डिंगल में भी रचनाएं लगातार चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो डिंगल में हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिंगल भाषा आदिकाल की है तो उसका समाप्त हो गया। अब जैसे ब्रज भाषा और अवधी भाषा मध्यकाल की है तो आधुनिक काल में इनमें रचनाएं नहीं हुई, बिल्कुल हुई, आज भी हो रही हैं बराबर। आधुनिक काल की भारतीय युग की सर्वाधिक रचनाएं ब्रज भाषा में ही हुई है। खड़ी बोली तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में आकर के पूर्ण रूप से खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो ऐसा नहीं है। इस काल में अधिकांशतः हिंदी कवि भक्ति की रचनाएं ही कर रहे थे। भाषा की दृष्टि से ये काल सबसे महत्वपूर्ण माना गया, इसीलिए गिरियर्सन ने इस काल को स्वर्ण युग कहा, क्योंकि भाषा की दृष्टि सर्वाधिक भाषा इसी युग में विकसित हुई थी, अवधी और ब्रज और डिंगल। तो इस तरह से इस काल में हिंदी की जो उपबोलियां थी, देखो कैसे उपबोलियां, हम यहाँ आपको बता दें कि हिंदी की एक बोली है पूर्वी, ठीक है, पूर्वी की एक मुख्य बोली है, उपबोली है अवधी, और पश्चिमी हिंदी की उपबोली है ब्रज। तो हिंदी की बोलियों की उपबोलियां, हिंदी को ही 5 विभागों में बांटा गया है। 5 हिंदी की 5 बोलियां हैं और उनकी उपबोलियां आकर के वापस इतनी विकसित हुई कि वो भाषा के रूप में जानी जाने लग गई और सर्वाधिक साहित्य उनमें लिखा जाने लगा और वो साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अब देखो ब्रज भाषा के कवि अलग है, सूरदास, नंददास, परमानंदास, बिहारी, केशव, घनानंद, मतिराम। अब देखो केसन, घनानंद, मतिराम, रसखान, ये सब आए हैं, ये रीति काल के हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि रीति काल का 100-150 वर्ष का रीति काल आपको भाषा के इसी मध्य काल में मिलेगा। अवधी भाषा के कवि जायसी, सूफी कवि तुलसीदास, लालदास, नाभादास, अग्रदास इत्यादि हैं, और डिंगल भाषा की मीराबाई। तो ये सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर भाषा संबंधी विशेषताएं इस भाषा की विकास यात्रा में देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले आदिकाल 1000 से 1500 तक, मध्यकाल 1500 से 1800 तक, और अब आगे तीसरा है वो आधुनिक काल। देखो इस काल में क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो ये मुख्य तथ्य यहाँ पर हम देखते हैं इस काल से संबंधित। कौन सा काल? जो मध्य काल है। यहाँ पर मुख्य तथ्य तो हमने समझा ही नहीं। इस काल के आते आते अरबी भाषा के 2500, फारसी भाषा के 3500 और तुर्की भाषा के 120 शब्द लगभग हिंदी में आ चुके थे। यानी इतने सारे विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि उस समय मुस्लिम शासकों का राज्य था, फिर अंग्रेजी शासन भी आ गया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1800 तक आते आते तो अंग्रेजी का भी प्रवेश हो गया। तो इस तरह से इस प्रकार लगभग 6000 से ऊपर विदेशी शब्दों का प्रवेश हिंदी में हो चुका था। कब तक? 1500 से 1800 तक हो चुका था। भक्ति आंदोलन के कारण शब्दों का अनुपात, कौन से? तत्सम। भक्ति आंदोलन हम पहले ही बता चुके हैं, तत्सम शब्दों की बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए हिंदी अपने शुद्ध रूप में आ रही थी। यूरोप में व्यापारिक संबंध होने के कारण, क्योंकि हमारे देश का व्यापारिक संबंध यूरोप से बढ़ रहा था, तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शब्द भाषा के शब्दों का भी प्रवेश हिंदी में शुरू हो गया था। और अब तक आते आते अपभ्रंश के जितने भी थोड़े बहुत रूप बाकी थे आदिकाल में, वो बिल्कुल लुप्त हो चुके थे और हिंदी शुद्ध रूप में साहित्य में आ चुकी थी। भले ही खड़ी बोली नहीं आई थी, लेकिन हिंदी का ब्रज और अवधि के रूप में और अन्य भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में एक हिंदी का शुद्ध रूप आ चुका था। वहां से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ गया था और
तद्भव या देशज शब्द या सॉरी अपभ्रंश शब्द वहां से समाप्त हो चुके थे। इसके बाद तीसरा आता है आधुनिक काल, जो 1800 से अब तक माना जाता है। अब यहाँ पर हम लगभग माने तो 1850 यानी लगभग 50 वर्षों का रीतिकाल इसमें शामिल है। ठीक है, 50 वर्षों का, ज्यादा नहीं है, पूरा तो आधुनिक काल ही है, पर 50 वर्षों का हम यहाँ मान सकते हैं। इस समय तक हिंदी पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। यह भाषा के विकास का पूर्ण काल था, परिमार्जन काल था। इस समय भाषा परिमार्जित हुई थी। आधुनिक काल में आके 1800, 1900 तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को पूर्ण प्रतिष्ठित परिमार्जित करके एक शुद्ध खड़ी बोली के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया था, स्थापित कर दिया था। शिक्षा का प्रसार बढ़ गया था, क्योंकि इस समय तक आके शिक्षा बहुत ही जोर पकड़े हुई थी, और शिक्षा के प्रसार के कारण भाषा में फारसी क ख ज फ, क ख ग ज फ, ये 5 ध्वनियां हिंदी में प्रविष्ट हो चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, इसलिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बहुत ज्यादा जोरों पर थी। यहाँ तक कि हिंदी माध्यम से स्कूल चलाने ही नहीं देते थे, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, ऐसी उन्होंने जोर लगाया था। तभी महात्मा गांधी ने हमारी बुनियादी शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर जोर दिया था। तो इस तरह से लगभग 300 शब्द, 300 या 300 से अधिक अंग्रेजी के शब्द हिंदी में आ चुके थे। अंग्रेजी की ये ध्वनि जो हम डॉक्टर में प्रयोग करते हैं या अन्य जगह, तो ये ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगी थी। 1900 के बाद हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग और बढ़ने लगा, क्योंकि हिंदी पूर्ण खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। ये वो समय है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने हिंदी को शुद्ध रूप प्रदान किया, कहते हैं। और इसके पहले का जो समय हम मान लेते हैं भारतेंदु का, जहां 70% ब्रज भाषा में रचनाएं हुई थी। तो कहते हैं कि भारतेंदु काल हिंदी का बीज बपन काल था, और द्विवेदी काल हिंदी का प्रौढ़ काल था, जहां परिमार्जित हिंदी हुई थी। इस समय तक हिंदी उर्दू का संघर्ष फिर भी जारी था। हिंदू उर्दू, कुछ उर्दू के पक्षधर उर्दू की रचनाओं को, उर्दू भाषा को महत्व दे रहे थे, और हिंदी उर्दू का जो विवाद था वो चल रहा था। प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो चुका था। इस काल की हिंदी सटीक, व्यवस्थित, गंभीर और पूर्ण रूप से समर्थ हो चुकी थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आधुनिक काल में आकर के हिंदी ने कितने परिवर्तन किए। अब यहाँ पर एक बार हम फिर से तीनों काल को एक बार देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आदिकाल हमने देखा। आदिकाल में 1000 से 1500 तक की सभी रचनाओं की भाषा यात्रा को समझा, यानी भाषा की दृष्टि से इस समय कौन कौन सी भाषा प्रयुक्त हो रही थी, ये सारी चीजें हमने आदिकाल में देखी। क्योंकि आदिकाल में अपभ्रंश का पूरा प्रभाव था, और इसके प्रारंभिक 100-150 वर्षों में अधिकांशतः रचनाएं अपभ्रंश में ही हो रही थी। राष्ट्र साहित्य, जैन साहित्य पूर्णतः अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश भाषा में ही मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे सांध्य भाषा और सदुक्कड़ी भाषा की ओर हमारा साहित्य बढ़ा। कबीर जैसे संत कवियों ने और नाथ और सिद्ध कवियों ने सदुक्कड़ी या सांध्य भाषा का प्रयोग किया। सिद्धों की मुख्य रूप से सांध्य भाषा थी, और संतों की और कबीर आदि संतों कवियों की, नाथों की और संतों की जो है सदुक्कड़ी भाषा थी, या जिसको हम पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो इस तरह से चूंकि आगे की ओर मुस्लिम साम्राज्य आंदोलन होने के कारण हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का भी प्रवेश हो चुका था। तत्सम भक्ति आंदोलन प्रारंभ हो गया था, इस वजह से तत्सम शब्दों का भी बहुलता हो गई थी। धीरे धीरे 100-150 वर्षों के बाद जब आगे बढ़ती है भाषा की यात्रा, यानी हम मान सकते हैं कि 1400 के बाद, 1350 या 1400 के बाद जब भक्ति आंदोलन अपने जोरों पर था या भक्ति आंदोलन प्रारंभ हो गया था, तब हिंदी में तत्सम शब्द बढ़ने लग गए थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐ और औ संयुक्त ध्वनियों का विकास हो चुका था। 1500 तक ड और ढ ध्वनियों का प्रवेश हो चुका था। डिंगल, पिंगल आदि जो मैथिली भाषा है, डिंगल पिंगल है, और सदुक्कड़ी भाषा आदि का प्रयोग हुआ था। लेकिन अमीर खुसरो की पहली और मुकरियों में खड़ी बोली के दर्शन मिलते थे। विद्यापति प्रमुख रूप से मैथिली भाषा के ही कवि माने जाते हैं। इस तरह से हमने इनको देखा। दक्षिणी हिंदी में भी
आपको एक दो कवि और एक दो साहित्य रचना देखने को वहां मिलती थी। बंदा नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज और शाह मीरा जी जो दक्षिण के कवि हैं, उनकी रचनाएं भी हिंदी में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये सारे कवि जो अपने आदिकाल के और आधे भक्ति काल के कवि यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसके बाद मध्यकाल 1500 से 1800 तक है, जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ तक आते आते अपभ्रंश के शब्द बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। हिंदी की भाषा पूर्ण चरमोत्कर्ष पर थी। हिंदी की उपबोलियां ब्रज और अवधि भक्ति आंदोलन होने के कारण, भक्ति में रचनाएं होने के कारण पूर्ण रूप से भाषा के रूप में परिवर्तित होकर के और साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, पूर्ण परिमार्जित हो चुकी थी। इस तरह से हिंदी अपने प्रौढ़ काल में आ चुकी थी। हिंदी बहुत ही शुद्ध रूप में आ गई थी। तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा था, लेकिन शिक्षा के प्रचार के कारण, अन्य प्रकार के कारण, अन्य भाषाओं का प्रभाव भी इसमें बढ़ रहा था। ब्रज भाषा और अवधी भाषा के सर्वाधिक साहित्य यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और इस समय तक अन्य भाषा के शब्द 6000 से ऊपर अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्द आ चुके थे और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रभाव आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर हम धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उतनी ज़्यादा शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई थी 1800 तक, लेकिन फिर भी प्रभाव तो आ ही गया था। अंग्रेज भी प्रतिष्ठित हो चुके। 1800 तक आते आते तो अंग्रेजों ने अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली थी। अपभ्रंश बिल्कुल लुप्त हो चुके थे और हिंदी शुद्ध रूप में आ चुकी थी। आधुनिक काल में आकर के पूर्ण रूप से बिल्कुल अंग्रेजों का जो युद्ध था वो जोरों पर था। जैसे मध्यकाल में मुस्लिम आंदोलन जोरों पर था, यहाँ अंग्रेजों के साथ आंदोलन जोरों पर था। सभी आंदोलनकर्ता आंदोलन में लगे हुए थे। साहित्यिक कवि साहित्यिक रचनाओं में लगे हुए थे। देशभक्ति की भावना साहित्य में अधिकांश था। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना देखने को मिल रही थी। ये भी इसकी एक विशेषता है। और चूंकि यहाँ हम भाषा की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ भाषा देखनी है। तो भाषा में पूर्ण रूप से तत्सम शब्दों का प्रभाव बढ़ गया था। विदेशी फारसी ध्वनियां भी हमारे क, ख, ग, ज, फ जिनके नीचे नुक्ता लगता है, उनका प्रवेश हो चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण अंग्रेजी शब्द भी हमारी भाषा में शामिल हो चुके थे। हम उस समय का साहित्य देखते हैं, आधुनिक काल का, अधिकांशतः शब्द अंग्रेजी के मिल जाते हैं। जैसे किसी कहानी में, किसी रचना में हमको मिलता है अल्टीमेटम। अल्टीमेटम अंग्रेजी शब्द हिंदी में लिख करके प्रयुक्त हो रहे थे। हमें उनकी स्पेलिंग की से कोई लेना देना नहीं था। स्कूल को हम हिंदी में लिखना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से अंग्रेजी शब्दों का प्रभाव हमारी हिंदी पर निरंतर बढ़ता जा रहा था और ध्वनि भी प्रवेश कर चुकी थी। 1900 के बाद तत्सम शब्द बहुत बढ़ गए थे। हिंदी शुद्ध रूप में आ गई थी। क्यों? ये महावीर द्विवेदी का युग है जहाँ हिंदी पूर्व परिमार्जन और पूर्ण शुद्ध करते थे। वो सभी रचनाओं को, उनकी सरस्वती पत्रिका के वो संपादक थे और उनकी सरस्वती पत्रिका में जितनी भी रचनाएं छपने के लिए आती थी, वो उनका इतना संपादन करते थे, उनकी भाषा का इतना परिमार्जन करते थे कि जब वो कविता छपती थी तो जो कवि है वो खुद नहीं पहचान पाता था कि ये मेरी रचना है। इतना ज्यादा परिवर्तन वो उसमें कर देते थे। इस तरह से उन्होंने हिंदी को पूर्ण साहित्य, शुद्ध रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित किया। इसका श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और हिंदी उर्दू का संघर्ष फिर भी जारी था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। सटीक, व्यवस्थित और गंभीर थी। अब देखिए कुछ बातें जो भाषा के उद्भव और विकास की यात्रा से संबंधित कुछ बिंदु हैं, जिन पर भी हमें यहाँ विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से भी कोई प्रश्न आ जाए। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई, ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। भारत में हिंदी बोले वालों की संख्या लगभग 65 करोड़ है, या अब हम मान लें तो 70 करोड़ मान सकते हैं, बस इससे अधिक नहीं। अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी और चीनी, उसके बाद हिंदी का नंबर आता है। अन्य जितनी भी भाषाएं, हिंदी तीसरे नंबर पर है, ध्यान रखना। प्रश्न आता है यहाँ से और आ भी चुका है। अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी का नंबर है सर्वाधिक बोली जाने वाली पूरे हिंदी विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं और बोली जाती है। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है।
कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया और उसके बाद अपभ्रंश से जो विकसित हुई वो हिंदी के नया रूप है, उसको नई हिंदी कहते हैं। पुरानी हिंदी को प्राकृताभास नाम शुक्ल जी ने दिया। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली हिंदी कहा। टकसाली हिंदी जो हमारी हिंदी की मानक भाषा है उसको टकसाली हिंदी कहते हैं। साहित्य खड़ी बोली ही भारत की मानक भाषा है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखना। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में इसके आगे हम हिंदी की बोलियां, हिंदी की प्रमुख बोलियां, उपबोलियां और उनसे संबंधित क्षेत्र को हम लेकर के आएंगे और हम समझेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं और वो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। उन बोलियों का सामान्य परिचय हम देखेंगे।